हम ऐसे समय में यह बहुजन दावेदारी सम्मेलन कर रहे हैं जब मनुवादी वर्चस्व, सांप्रदायिकता और कारपोरेट कब्जा का बुलडोजर इस देश के संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चल रहा है। हम लोगों ने, इस देश के अवाम ने ये उम्मीद की कि जो विपक्ष की शक्तियां हैं इस बुलडोजर को रोकने में कामयाब होंगी। 2019 में उम्मीद की थी यह बुलडोजर रुकेगा, नहीं रुका। पिछले दिनों यूपी का चुनाव हुआ, उसमें भी ये बुलडोजर को रोकने की जो उम्मीद थी बहुजन राजनीतिक धाराओं से, विपक्षी पार्टियों से, वो नहीं हो सका। बिहार में भी ये बुलडोजर रोकने में हम लोग कामयाब नहीं हुए। और अब बात यहाँ तक बढ़ गई है कि 90 से जो शुरू हुई खास तौर पे हिंदी पट्टी की राजनीति थी, राष्ट्रीय राजनीति थी, जिसमें सामाजिक न्याय का सवाल राजनीतिक विमर्श के केंद्र में होता था, राजनीति के केंद्र में होता था। बहुजनों के मुद्दे पर बात हो रही थी। अब ये स्थिति हो गई है कि सामाजिक न्याय का एजेंडा ही राजनीतिक विमर्श से बाहर हो जा रहा है। बहुजन पक्षधरता का सवाल, बहुजनों का मुद्दा ही राजनीतिक बहस से गायब हो जा रहा है। भाजपा कांग्रेस की तो बात छोड़िए, भाजपा तो हमलावर ही है बहुजनों पर। कांग्रेस की भी बात छोड़िए। जो बहुजन राजनीतिक धाराएं हैं, बिहार में A to Z की बात करते हुए वो परशुराम जयंती तक पहुंच गए हैं। और यूपी में मायावती ने पहले ही सर्वजन की बात शुरू की और अखिलेश जी पिछले चुनाव में परशुराम की मूर्ति बनाने की बात करते हुए भाजपा RSS से लड़ने के लिए फरसा लेकर मैदान में आए। तो इस दौर में बहुजन आंदोलन के सामने, बहुजन समाज के सामने एक बड़ी चुनौती है कि राजनीतिक बहस में हम फिर से सामाजिक न्याय के मुद्दे को लाएं, राजनीतिक बहस में फिर से हम बहुजन मुद्दे को लाएं। और ये सम्मेलन भी इस चुनौती को कबूल करने के लिए ही आयोजित किया गया है। दोस्तों, बहुत लोगों ने सवाल किया कि हमने बहुजन दावेदारी शब्द का क्यों प्रयोग किया है, दावेदारी का क्या मतलब है। ये सवाल कोई आयोजकों के मनोजगत में पैदा नहीं हुआ है। ये शब्द, बहुजन दावेदारी का शब्द जो है, बहुजन दावेदारी सम्मेलन, ये हमारे मनोजगत की उपज नहीं है, बल्कि 2014 के बाद से ही देखें कि जो भाजपा RSS का हमला शुरू हुआ इस देश के बहुजनों पर, संविधान पर, धर्मनिरपेक्षता पर, लोकतंत्र पर, और विपक्षी पार्टियां, बहुजन राजनीतिक धाराएं जब सड़कों पर लड़ने से इनकार करती रहीं, एक तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया भाजपा RSS के सामने लड़ाई लड़ने से, तो आप देखेंगे कि इस देश के अंदर बहुजन समाज के भीतर से संघर्ष की शक्तियां सामने आईं। रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद पूरे देश में नीले झंडे की ताकत सड़कों पर दिखी। ऊना आंदोलन हो, ऊना के बाद का आंदोलन हो, सहारनपुर का आंदोलन हो, भीमा कोरेगांव की घटना के बाद का आंदोलन हो, तो देखेंगे कि बहुजन समाज के भीतर से जो संघर्ष की शक्तियां आई सामने, उसने राजनीतिक धाराओं से कोई उम्मीद नहीं की। भाजपा RSS के हमले से लड़ने के लिए बहुजन समाज किसी राजनीतिक पार्टी का मोहताज बनकर निष्क्रिय नहीं बैठा रहा, बल्कि उसने सड़कों पर असर्ट किया, सड़कों पर दावेदारी पेश की, वो संघर्ष के मैदान में उतरे। और ये जो दावेदारी है बहुजन समाज के भीतर से जो सामने आई, इस दावेदारी को हम ऊंचाई पर पहुंचते हुए देखते हैं 2 अप्रैल 2018 को। कोई राजनीतिक शक्तियों ने 2 अप्रैल 2018 के बंद का आह्वान नहीं किया था। राजनीतिक पार्टियां आई पीछे से समर्थन देने, सहानुभूति जाहिर करने, लेकिन बहुजन समाज ने पूरे देश के सड़कों पर मोर्चा लिया
और शहादत की कुर्बानी की मिसाल कायम की। तो हम मानते हैं इस दौर में जो बहुजन आंदोलन है, इस दौर में जो बहुजन समाज के भीतर से नए किस्म की जो सक्रियता सामने आ रही है, उसको 2 अप्रैल 2018 के रास्ते आगे बढ़ना है। ये सम्मेलन इस दिशा में बात करने के लिए आयोजित है। दोस्तों, जब बहुजनों के पास जो भी उपलब्धियां हैं उनको छीनने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ से खैरात की राजनीति भी आगे बढ़ रही है। पूरे बहुजन समाज को, बहुजनों को एक भिखारी कौम में बदल देने की कोशिश है। किस देश में आपकी हैसियत यही है कि कोई हुकूमत आएगी, कुछ दे देगा, कोई राजनीतिक पार्टी सरकार बनाने की बात करेगी और आपको कुछ देने की बात करेगी। ये जो भिखारी चेतना पैदा करने की कोशिश है, ये जो पूरे कौम को भिखारी बनाने की कोशिश है, इस चेतना को पैदा करने की इस कोशिश के खिलाफ ये बहुजन दावेदारी सम्मेलन है कि हम इस देश के अंदर खेत खलिहानों से लेकर कारखानों तक खून पसीना बहाने वाले लोग हैं। हम इस देश के अंदर सड़कों से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। ये देश हमारे खून पसीने से चलता है। और सामाजिक न्याय का सवाल हो, आर्थिक न्याय का सवाल हो, या राजनीतिक न्याय का सवाल हो, ये कोई खैरात का सवाल नहीं है, ये हमारे हक का सवाल है, ये हमारे अधिकार का सवाल है। ये बहुजन दावेदारी सम्मेलन इस भावना के साथ आयोजित हो रहा है। दोस्तों, ये अभी तो भिखारी बनाने की कोशिश चल रही है पूरे कौम को, लेकिन आप देखेंगे खुद ही बहुजन आंदोलन के भीतर भी, बहुजन राजनीति के भीतर भी ये बात होती रही है कि ये मसीहा आए तो उन्होंने ये दे दिया, वो महान राजनेता आए तो उन्होंने ये दे दिया। मतलब कि बहुजन राजनीतिक धाराओं के भीतर भी, बहुजन आंदोलन के भीतर भी बहुजनों को बहुत तुच्छ बनाने की एक कोशिश है कि मानो हम इस देश में अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए कुछ राजनेताओं के मोहताज हैं, कुछ मसीहाओं के मोहताज हैं। और इसी के भीतर से फिर नायक पूजा भी आगे बढ़ा। हिंदी पट्टी में खास तौर पे देखेंगे कि ये राज परिवार खड़ा हो गए। और इसने क्या किया? दरअसल ये जो नायक पूजा है, ये जो राज परिवारों का खड़ा होना है, ये जो व्यक्ति के इर्द गिर्द, कुछ चेहरे के इर्द गिर्द सिमटी भी राजनीति है, बहुजन राजनीति, यह दरअसल बहुजनों के आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक चेतना के निषेध के ही रास्ते आगे बढ़ा है। और ये सम्मेलन इसलिए आयोजित है कि हम अपने हक अधिकार के लिए इस देश में कुछ नेताओं के मोहताज नहीं हैं, कुछ राजनेताओं, राज परिवारों के मोहताज नहीं हैं, बल्कि इस देश के अंदर जो हक अधिकार है उसको हम लड़कर हासिल करेंगे, उसे हम लड़कर उसकी रक्षा करेंगे, उन उपलब्धियों को बचाएंगे। और बहुजन समाज के भीतर से संघर्ष की शक्तियां सामने आकर इस तरह की दावेदारी पेश भी कर रही हैं। दोस्तों, तो ये दावेदारी सम्मेलन इस बात का ऐलान करने के लिए आज आयोजित है कि भाई ये देश नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा, जमहूरियत और लोकतंत्र, जमहूरियत और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते चलेगा। इस बात का ऐलान करने के लिए सम्मेलन है। दोस्तों, 90 से शुरू हुई खासतौर पर हिंदी पट्टी की जो मंडल राजनीति है, इसको थोड़ा हम तथ्यों और आंकड़ों के आईने में देख लें। क्योंकि अगर हम अपनी कमजोरियों पर बात नहीं करना चाहते, अगर हम अपने ही आलोचनाओं से नहीं गुजरना चाहते, तो हम भाजपा आरएसएस की चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम अपनी ही बीमारियों पर बात नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं है कि भाजपा आरएसएस से मुकाबला कर लें। इसलिए मंडल राजनीति की उपलब्धियां क्या हैं, खास तौर पे 30 वर्षों में उन उपलब्धियों पर हम कुछ बात करेंगे कि क्या हासिल हुआ। और खास तौर बिहार की धरती पर यह सम्मेलन हो रहा है, तो पिछले दिनों
बिहार में क्या कुछ 30 वर्षों में हासिल हुआ है बहुजनों को, इस पर इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही शानदार लेख आया था क्रिस्टोफ जेफरलोट का 4 नवंबर 2020 को, और उसमें जो तथ्य और आंकड़े आए थे वो आंकड़े और तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बिहार में राजनीतिक सत्ता निचली जातियों के पास है, जबकि आर्थिक अधिशेष और नौकरशाही का शासन सवर्णों के साथ निर्णायक रूप से बना हुआ है। यदि ओबीसी को राजनीतिक शक्ति और वेतनभोगी नौकरियों के मामलों में बिहार के तथाकथित मंडलीकरण से लाभ हुआ है, तो अन्य डोमेन में ज्यादा कमाई नहीं की है। सवर्णों के पास आज भी ग्रामीण समाज के अधिकांश भूमि पर उनका नियंत्रण है। मानव विकास संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर 2009 का आंकड़ा है कि आज भी बिहार में भूमिहारों के पास प्रति व्यक्ति सबसे अधिक भूमि 0.56 एकड़ है। अधिकांश पिछड़ी जातियों के पास औसत भूमि का यह 4 गुना है। और किसी और एक संस्था का आंकड़ा है कि आज भी प्रति व्यक्ति आय जो है वो बिहार में ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा है, 20,093 रुपये। अन्य उच्च जातियों का जो आंकड़ा है प्रति व्यक्ति आय का, औसत प्रति व्यक्ति आय का, वो 20,655 है। जबकि बिहार में कुशवाहा और कुर्मियों की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय औसत जो है वो 18,811 रुपये और 17,835 रुपये है। यादवों के बहुत सशक्तिकरण की बात हो रही है, उनकी प्रति व्यक्ति औसत आय 12,314 रुपये है बिहार में। ये हकीकत है, 30 वर्षों की उपलब्धियां हैं बिहार के बहुजनों को। स्नातकों की बात करें तो ब्राह्मणों के बीच से 7.5 है, उच्च जातियों में 7%, कुर्मी में 5.3%, कुशवाहा के बीच 4.1% और यादवों में 3% है। उच्च जातियों का आज भी राजसत्ता पे निर्णायक नियंत्रण है। बिहार में नौकरशाही आज भी उच्च जातियों द्वारा नियंत्रित है। अपने लेख में क्रिस्टोफ जेफरलोट ब्राउन विश्वविद्यालय में पोलोमी चक्रवर्ती द्वारा एक अप्रकाशित डॉक्टरेट थीसिस के से आंकड़े उद्धृत करते हुए बताते हैं कि बिहार के राज्य सेवाओं से आईएएस में भर्ती होने वाले औसतन 74% अधिकारी आज भी उच्च जातियों के हैं। ओबीसी की हिस्सेदारी केवल 11% है और एससी के बीच से केवल 4.3% है। ये 30 वर्षों के मंडल राजनीति की उपलब्धियां हैं बिहार की जमीन पर। तो साथियों, हमारे पास चुनौती क्या है, बहुजनों के आज के दौर में मुद्दे क्या हैं, चुनौती क्या है, इस पर गंभीरता से बात होगी। इस सम्मेलन का ये मकसद है कि यहाँ से हम नए राह की तलाश की ओर बढ़ें, नए रास्ते पर आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।